नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। टीवी की भाषा में एक टर्म बहुत प्रचलित है, वो है टीआरपी। हर हफ्ते आने वाली टीआरपी किसी भी चैनल की विकास दर का आकलन करती है। ऐसी ही एक टीआरपी देश की भी आती है, जिसे हम जीडीपी ग्रोथ रेट कहते हैं। और इस हफ्ते भी देश की टीआरपी आई है। इस टीआरपी के बारे में हर एक देशवासी को जानना चाहिए और इसके साथ ही मुमकिन है कि इस टीआरपी को देखने के बाद देश की विपक्षी पार्टियों को अपने भाषणों के कुछ हिस्से भी काटने पड़ जाएं। वहीं इस टीआरपी का टेक्निकल ट्रेडिशन भी समझेंगे और आपको शब्दों में बंधे ग्राफिक्स के जरिए देश के लार्जर देन लाइफ डेवलपमेंट पैटर्न को भी देखना चाहिए। देश का फुल इकोनॉमिक बॉडी चेकअप भी करेंगे और जैसा कि कहते हैं कि पैसा ही पैसे को खींचता है, ऐसे ही हमारे देश में बढ़ता पैसा दुनिया का पैसा खींचने के लिए तैयार है। हम तैयार हैं, आप तैयार हैं, तैयार है पूरा इंडिया। और यही है आज की इंडिया स्टोरी। दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। फरवरी का महीना खत्म हुआ तो देश को सबसे सुखद सरप्राइज देकर गया। यह सरप्राइज था देश की आर्थिक सेहत का। देश की आर्थिक सेहत बताने वाली रिपोर्ट यह कहती है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की अक्टूबर और दिसंबर की तिमाही में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 8.4 पर पहुंच गई है। ये महज नंबर्स नहीं हैं, बल्कि ये नंबर पूरी दुनिया पर बम बनकर गिरे हैं। मुमकिन है कि नंबर्स को देखने के बाद अमेरिका के वॉशिंगटन में अर्थशास्त्रियों का मजमा सिर पकड़कर बैठा हो, तो चीन के बीजिंग शहर में तमाम अर्थशास्त्री एक दूसरे को फोन कर रहे हों और ये पूछ रहे हों, हाउ इज इट इवन पॉसिबल। लेकिन हम आज दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि सर, इट इज पॉसिबल, ये मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि हमने आज भारत की रिकॉर्ड तोड़ टीआरपी आने के बाद एक टर्म दिया है, MODI। 4 शब्दों में विश्लेषण करें तो मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया, MODI। 2014 के बाद से देश की हर एक इकोनॉमिक रिपोर्ट सुखद सरप्राइज दे रही है। कोरोना काल में कुछ दिन का सस्पेंस रहा, लेकिन यहां पर भी हमारा देश विनर ही साबित हुआ है। पूरी की पूरी दुनिया जब कोरोना के आफ्टर इफेक्ट से जूझ रही है, हम कोरोना को एक बुरा सपना मानकर आगे बढ़ चुके हैं। और आज भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.4% की है। दुनिया की तमाम रेटिंग एजेंसीज इन आंकड़ों को देखने के बाद हैरान हैं, अचंभित हैं। लेकिन इसमें उनकी भी गलती नहीं। इस ग्रोथ रेट को हम भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थे। आप इसे ऐसे समझिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कहा था कि भारत की ग्रोथ रेट तीसरी तिमाही में 6.5% रह सकती है। लेकिन सबसे बड़ा धोखा हुआ है विपक्ष के साथ। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ। और इसी को लेकर हमने कहा है कि शायद आज राहुल गांधी को अपने भाषणों के कुछ हिस्से काटने पड़े, अपने इंटरव्यू के कुछ हिस्से काटने पड़े। लेकिन हमारे आर्काइव में पड़े हुए उस एक इंटरव्यू को आपको जरूर देखना चाहिए, जिसे शायद पहले किसी ने ना देखा हो, मतलब सीरियसली ना लिया हो। लेकिन फिर भी एक बार जरूर देख लीजिए। What is your view about what's going on economically in India, in the world? Yeah. We were just discussing, Yeah. the United States and China. So the next year is going to be more difficult than this one. Of course, this one had lots of difficulties with the war and all that. But because growth is going to slow,
in the world more generally. People are raising interest rates, that brings down growth. India is also going to be hit. Indian interest rates have also gone up, but Indian exports have been slowing quite a bit. And India's inflation problem is more a commodity inflation problem, vegetable inflation problem, and that is also going to be negative for growth. So I think that we would be lucky if we do 5% next year. आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के साथ ये राहुल गांधी का इंटरव्यू था, जो कि दिसंबर 2022 में लिया गया था। कोई इंटरव्यू कितना गलत हो सकता है, इस बात को लेकर अब देश में चर्चा होने लगी है। बहरहाल जीडीपी की ये ग्रोथ रेट कुछ ऐसा नहीं है कि किसी मामले में तुक्का लग गया हो, तो इस वजह से इतनी ये सरप्राइजिंग रही, बल्कि 2023 और 2024 फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी रॉकेट की तरफ भाग रही है। इस फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% रही, दूसरी तिमाही में 7.6% ग्रोथ रेट रही, और तीसरी तिमाही में, जिसका हम आज जिक्र कर रहे हैं, 8.4% ग्रोथ रेट रही है। जिस वक्त आप इंडिया स्टोरी देख रहे हैं, उस वक्त इंडिया की ग्लोरी ग्लोबली देखी जा रही है। विकास की पिच पर सबसे आगे कोई और नहीं बल्कि भारत है, और ऐसा आंकड़े कहते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में दुनिया की आर्थिक सेहत कुछ ऐसी रही, जैसे कि अपने आप को सुपर पावर कहलाने वाला देश अमेरिका, और उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट 3.2% की रही है। ब्रिटेन 0.1%, कनाडा 1%, तो चीन 5.2%, जापान सिर्फ 0.4%, तो भारत 8.4%। आप जरा इन आंकड़ों पर अपनी आंखों को लेकर आइए, गौर से देखिए, टकटकी लगाइए और इसको जज्ब कर लीजिए। भारत का ग्रोथ रेट 8.4% है, तब ब्रिटेन, जापान, कनाडा जैसे देश किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई शून्य के आसपास खड़ा है तो कोई जमीन पर जद्दोजहद कर रहा है। भारत के आसपास सिर्फ एक देश है और वो है चीन, लेकिन उसकी ग्रोथ रेट भी भारत से काफी पीछे है। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट कर क्या कहा है? वो ये कहते हैं कि हमारा प्रयास है कि अर्थव्यवस्था का तेज गति से विकास करें, जिससे देश के 140 करोड़ नागरिक बेहतर जीवन को जी सके और विकसित भारत को साकार कर सके। अब जरा आप देखिए, जैसा कि कहते हैं कि आलोचना करने वाले अपने हिस्से का मसाला ढूंढ लेते हैं, और ऐसे में इस जीडीपी ग्रोथ में ग्रहण ढूंढने वाले दो सवाल कर रहे हैं। पहला ये कि जीवीपी उतना सामान्य क्यों नजर नहीं आ रहा, दूसरा कि एग्रीकल्चर ग्रोथ का ग्राफ गिर रहा है। और इन दोनों ही सवालों का फैक्चुअल जवाब देने के लिए सबसे पहले हमको आपको बेसिक्स को समझना होगा, यानी कि कोई भी शब्दों के हेरफेर में हमको फंसा ना सके। इसीलिए आपको ये क्लियर करना होगा कि आखिर जीडीपी क्या है, कैसे जीडीपी को काउंट किया जाता है, इसके मेजर्स होते हैं। जीडीपी दरअसल इकोनॉमी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सबसे कॉमन इंडिकेटर में से एक है। जीडीपी देश के भीतर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में प्रोड्यूस किए गए सभी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी कंपनीज प्रोडक्शन करती हैं, उन्हें भी शामिल किया जाता है। जब इकोनॉमी हेल्दी होती है तो आमतौर पर बेरोजगारी का लेवल कम होता है। हालांकि जीडीपी भी दो तरीके की होती है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी जिसमें गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू का कैलकुलेशन बेस ईयर की वैल्यू या फिर स्टेबल प्राइस पर किया जाता है। फिलहाल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर 2011-12 है, यानी कि 2011 और 12, जिसमें गुड्स और सर्विसेज के जो रेट्स थे उस हिसाब से कैलकुलेशन, उसके आधार पर कैलकुलेशन।
और जो दूसरी जीडीपी जिसका मैंने जिक्र किया, नॉमिनल जीडीपी, उसका कैलकुलेशन करंट प्राइस पर किया जाता है। और इस जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। और वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है, जीडीपी इज इक्वल्स टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एन एक्स। अब इसको थोड़ा सा बाइफर्केट कर लेते हैं, यानी कि सी का मतलब है प्राइवेट कंजम्पशन, जी का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट और एनएक्स का मतलब है नेट एक्सपोर्ट। अब इस जीडीपी को घटाने या फिर बढ़ाने के लिए 4 इंपॉर्टेंट इंजन होते हैं। पहला है आप और हम, यानी कि आप जितना खर्च करते हैं वो हमारी इकोनॉमी में योगदान देता है। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर की बिजनेस ग्रोथ, ये जीडीपी में 32% का कंट्रीब्यूशन करती है। तीसरा है सरकारी खर्च, इसका मतलब यह है कि गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में सरकार कितना खर्च कर रही है, और इसका जीडीपी में 11% का कंट्रीब्यूशन रहता है। और चौथा है नोट डिमांड, इसके लिए भारत के कुल एक्सपोर्ट को कुल इंपोर्ट से घटा दिया जाता है, क्योंकि भारत में एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट ज्यादा है और इसीलिए इसका इंपैक्ट जीडीपी पर नेगेटिव ही पड़ता है। अब जीवीए को लेकर सवाल करने वाले ये कहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 की तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 8.4% है, तो वहीं जीवीए सिर्फ 6.5% का है। वहीं जब एक साल पहले 2022 और 23 की जो तीसरी तिमाही थी उसमें जीडीपी ग्रोथ रेट 4.3% का था और तब जीवीए 4.8% का था। इसका सीधा, सरल और स्पष्ट जवाब है, जब टैक्स कैलकुलेशन बढ़ता है और सब्सिडी लो होती है तब जीवीए भी जीडीपी की तुलना में कम होता है और यही इकोनॉमिक फॉर्मूला है। अब इसके बाद आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल यह है कि भारत में एग्रीकल्चर ग्रोथ का ग्राफ इस जीडीपी में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका जवाब है कि भारत में क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का काम बढ़ रहा है। दरअसल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बढ़कर 11.6% हुई है। माइनिंग ग्रोथ सालाना आधार पर -1.4% से बढ़कर 7.5% हो चुकी है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ सालाना आधार पर -4.8% से 11.6% हो चुकी है, तो कंस्ट्रक्शन ग्रोथ भी 9.5% ही रही है। मतलब यह है कि हम मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे देश में एक शिफ्ट चल रहा है, वो शिफ्ट जिस शिफ्ट की वजह से अमेरिका, दुनिया का फाइनेंशियल हब जो पहले बना हुआ था, ये सुपर पावर बनने का इसका पहला चैप्टर होता है। साल 2014 से 2024 में हम एक्सप्रेसवेज प्लस टेलीकॉम प्लस फिनटेक पर काम कर रहे हैं और वहीं 2024 से 2034 में बुलेट ट्रेन्स प्लस रिन्यूएबल्स प्लस आत्मनिर्भर भारत पर काम तेजी के साथ होना है और यहीं से हम एक डेवलप्ड नेशन बनने का सपना साकार कर सकेंगे। अब जिन लोगों का यह कहना है कि जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर घटा है, तो उन्हें बहुत ध्यान से आज कुछ बातों को समझना होगा, यानी कान खोलकर सुनना होगा। दरअसल भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी 1991 में 28% से घटकर 2022 तक 17% हो चुकी है और इसकी वजह क्या है? देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन और सर्विसेज के क्षेत्र में विस्तार होना। जैसा कि हमने आपको ये बताया कि भारत अब जमीन से नहीं उगाता है, बल्कि अपने कारखानों में माल बनाने लगा है। भारत में कृषि का शेयर समझने के लिए आपको वर्ल्ड बैंक का ये डेटा जरूर देखना चाहिए। ये डेटा बताता है कि भारत में 43% लोग खेती से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के लिए ये आंकड़ा 36% का है, तो चीन में ये 23% है। मतलब ये है
कि लगभग भारत में सबसे ज्यादा लोग खेती के साथ जुड़े हुए हैं। अब इसको थोड़ा और करीब से समझने के लिए आपको एक और डेटा दिखा देती हूं। और यह डेटा दिखाता है कि भारत में कितने लोग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। अगर आप पूरी दुनिया की बात कर लेंगे तो 1991 में 43% लोग खेती से जुड़े थे, 21% लोग इंडस्ट्री से जुड़े थे, तो 35% लोग सर्विस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। अब 2022 आते आते ये आंकड़ा किस तरीके से बदला, ये भी आप देखिए। यहां पर 26% लोग खेती से जुड़े हैं, 24% इंडस्ट्री से और 50% लोग सेवा क्षेत्र में। भारत के लिए भी ये आंकड़ा बदला है। 1991 में 63% लोग खेती का काम करते थे, लेकिन 2022 आते आते इस क्षेत्र में 43% लोग ही बचे। मतलब यह है कि लोग खेती किसानी का काम छोड़ रहे हैं। किसान खेती छोड़ भी रहे हैं और किसान खेती नहीं भी छोड़ रहे हैं। इसके लिए हमें किसानों के प्रकार, उनके टाइप्स को भी आपको समझाना होगा। किसान आंदोलन की कुछ तस्वीरें आप सभी को याद हैं। यहां पर किसान बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते देखे गए, मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स थे, उनको ड्राइव करते आपने उनको देखा। ये किसान पिज्जा, बर्गर एंजॉय करते थे, महंगे फोन्स कैरी करते थे और उनके कपड़े ब्रांडेड होते थे। आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर ये कैसे किसान है, क्योंकि अमूमन किसानों को हमने खेत में भरी धूप में हल चलाते हुए, काम करते हुए देखा है। ठंड के मौसम में रात रात जाकर छुट्टा जानवरों से अपनी फसल को बचाते हुए देखा है। यही तस्वीर है आपके उन किसानों की आपके जहन में। अब आप उस स्टोरी को समझिए जो शायद ही किसी ने आपके साथ शेयर की हो। मतलब किसानों के प्रकार। किसानों में दरअसल दो किसान होते हैं। एक किसान होते हैं जमीन वाले और एक किसान होते हैं खेतीहर मजदूर। दरअसल सरकार खेती करने के लिए लगभग हर चीज में सब्सिडी देती है। मतलब ये कि बिजली हो, पानी हो, फर्टिलाइजर्स हो, पेस्टिसाइड्स हो या कृषि उपकरण हो, इन सभी चीजों पर सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। इसके साथ ही किसानों को अपनी आय में से कोई टैक्स नहीं देना होता है। मतलब ये कि किसान अपनी जमीन से जो कमाते हैं उसमें सरकार उनकी मदद करती है, लेकिन पैसा कमाने के बाद उन्हें सरकार को कुछ भी नहीं देना होता। बाकी क्षेत्रों में किसी भी तरीके की सब्सिडी मिलती नहीं, लेकिन फिर भी सरकार को आय में से टैक्स देना होता है। ये सब बातें सुनने के बाद आपको ये लगता होगा कि किसानों की तो सारी की सारी उंगलियां घी में हैं। लेकिन जरा ठहरिए, अब बात हमको करनी है किसानों के दूसरे टाइप की, यानी कि खेतीहर किसान, जिसे हम खेतीहर मजदूर भी मान सकते हैं। यहां पर जमीन तो किसी और की होती है, लेकिन उस पर काम करता है एक मजदूर जो खुद को किसान कहता है। खेतीहर किसान को किसी भी तरीके की सब्सिडी का फायदा नहीं होता। खेतीहर किसान की कुल आय ही इतनी होती है कि वो अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला सके तो भी बहुत है। हमारे देश में खेतीहर किसानों की संख्या जमींदार किसानों से बहुत ज्यादा है। इसका एग्जैक्ट डेटा तो कहीं पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि खेतीहर किसानों की संख्या ज्यादा है। खेतीहर किसानों के साथ एक समस्या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की भी है। मतलब यह है कि उनको लगता है कि वो एम्प्लॉयड हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक ही परिवार के 4 लोग एक ही खेत पर काम कर रहे होते हैं, जहां पर जरूरत सिर्फ एक या फिर 2 व्यक्ति की होती है। मेहनताना भी वो आपस में बढ़ जाता है। और यही वो किसान हैं जो पीड़ित हैं। पूरी मेहनत के साथ काम करने के बावजूद आज तक ये गरीबी में जी रहे हैं। बारिश हो जाए तो फसल खराब हो जाती है, मेहनत का पैसा मिलता नहीं और कर्जे में इनको जीना पड़ता है। आजादी के इतने साल बाद भी आज तक हम खेतीहर किसानों के लिए कुछ नहीं कर सके। जमींदार किसानों को तो सरकार की मदद हमेशा से मिलती रही, लेकिन खेतीहर किसानों और जमींदार किसानों में अंतर ना समझ पाना हमारी सबसे बड़ी भूल है। आज की हकीकत ये कहती है
कि भारत के लिए जरूरी है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था और खेती के लिए वही काम करे जिसे आज से लगभग 100 साल पहले अमेरिका ने किया था। कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था तक का सफर अमेरिका ने बहुत तेजी के साथ तय किया। अमेरिका का दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सफर इसी प्रक्रिया, इसी प्रोसेस से आगे बढ़ा है। और इसका एक असर यह भी हुआ कि दक्षिणी राज्यों के दसियों लाख अश्वेत खेती मजदूर उत्तरी राज्यों की फैक्ट्रीज में काम करने के लिए आए। यह इतिहास के बड़े सामूहिक पलायन का एक उदाहरण है। शहरों में आने से इन अश्वेत लोगों की जिंदगी बेहतर हुई, भेदभाव भी कम हुआ। चीन ने भी यही काम कुछ दशकों पहले किया था। इन आंकड़ों से हम ये सीख सकते हैं कि खेतीहर किसान अगर खेती छोड़ रहे हैं तो ये उनके जीवन के लिए बेहतर साबित भी हो सकता है। साथ ही जमींदार किसानों को अब टेक्नोलॉजी पर ज्यादा निर्भर होने की जरूरत है। भारत को आज की तारीख में एक और क्रांति की जरूरत है, एक और हरित क्रांति की जरूरत है। और हमारे देश में किसान खेती नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि मजदूर खेती छोड़ रहे हैं। और इसकी वजह से जीडीपी में जो एग्रीकल्चर है उसका शेयर ग्राफ गिरता हुआ नजर आता है। लेकिन क्योंकि ये लोग मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़ रहे हैं, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके दो फायदे हैं। एक, इन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, जिसे आप आम बोलचाल भाषा में रहन सहन का तरीका कहते हैं। और वहीं जो देश का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ रहा है। ये एक नई एरा है, एक नया दौर है। भारत बदल रहा है, लगभग बदल भी चुका है। ये नया भारत है और इस नए भारत की कमान मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है। दुनिया में भारत की टीआरपी टॉप पर है। दुनिया का पैसा रखने के लिए भारत के लॉकर तैयार हैं और अब भारत की जमीन पर दुनिया का आर्थिक नक्शा छपेगा। हमारा इकोनॉमिक स्टेटस ये बताता है कि हम उस स्टेट में आ चुके हैं जहां से हम दुनिया के नए स्टेटमेंट्स बन चुके हैं, जो दुनिया लीड करने के लिए तैयार है।